How do you define occupational therapy? Select the activity according to client. First, we will assess the client, then we'll plan purposeful activities and therapies. ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? फिजियोथेरेपी जो होता है वो फोकस ऑन मूवमेंट एंड फंक्शनल एबिलिटी। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो मेन वर्क होता है वो होता है फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल एवरीडे एक्टिविटीज। सर मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? एनकैप क्या है और इसे क्यों बनाया गया? नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन। इंटर्नशिप के जो नाम्स में क्या कुछ चेंजेस हुआ है? इंटर्नशिप जो पहले थी वो 6 मंथ की थी, अभी वो 6 मंथ को बढ़ा के 1 साल कर दिया क्योंकि अभी प्रोफेशनल कोर्स हो गया, तो उसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। उस इंटर्नशिप का भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि CSC PSC लेवल तक भी इंटर्नशिप करनी है। क्योंकि वेलकम टू द हेल्थ स्फेयर द पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर अंचल जैन, मेरे साथ हैं डॉक्टर निकिता दास। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर SK मीणा सर, जो अभी डीन की पोस्ट पर हैं, डीन द फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी इन विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम डाइव करने वाले हैं एनकैप को लेके, और एनकैप में कितनी सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और अमेंडमेंट्स हैं। उन सब को लेके आज हम डॉक्टर SK मीणा सर के साथ बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और काफी एक्साइटमेंट ये होने वाला है। थैंक यू डॉक्टर अंचल, थैंक यू डॉक्टर निकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस चैनल में बुलाया, आपके में द हेल्थ स्फेयर, और आपने मुझे गेस्ट बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरीके से ही पॉडकास्ट करते रहें और प्रोफेशनल्स और सोसाइटी को अपडेट करते रहें, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम अपनी टेक्निकल चीज़ों को, प्रोफेशनलिज्म को हम लोग क्लाइंट तक और अपने प्रोफेशनल तक पहुंचा सकते हैं। हाउ डू यू डिफाइन ऑक्यूपेशन थेरेपी? Yes, thank you, Dr. Anchal. Occupational therapy is a modern healthcare system and a holistic approach and evidence-based practice. We select the activity according to client, purposeful activities, because the lot of clients are coming according to disease. So first we will assess the client, then we'll plan purposeful activities and therapies. In occupational therapy, we will finalize the goal, then we will implement the treatment and also rehabilitation. तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज नो फिक्स ट्रीटमेंट इन ऑक्यूपेशन थेरेपी। हम पेशेंट को देख के, क्लाइंट को देख के उसके अकॉर्डिंग अपना रोल सेट करते हैं, देन हम हमारा ट्रीटमेंट देते हैं। यस, हम लोग कभी, हर क्लाइंट का एक अपना गोल सेट होता है, अपने हर क्लाइंट की एक अपनी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका असेस करके ही एक्टिविटीज़ और उसका ऑक्यूपेशन थेरेपी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ऐसा क्या किक किया कि आपको लगा कि यस, नाउ दिस इज माय कॉल एंड आई वांट टू जॉइन ऑक्यूपेशन थेरेपी? Yes, very interesting questions, Dr. Anchal, because this is a drastical changes in my life. I have joined MBBS in 1997. Then one of my friend, he advised me, you will join occupational therapy. So I will left the MBBS and join occupational therapy. But उसमें जो मेरी लाइफ के साथ जो एक इमोशनल चेंजेज आए थे वो ये थे कि जिस कॉलेज से मैं MBBS कर रहा था और मैंने MBBS छोड़ के जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज्वाइन किया, तो 10+2 में एक मेरा पेपर होता था इंग्लिश का, वो सभी का होता है, वो 50 मार्क्स का था। बट आई वाज एडमिटेड इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होना चाहिए, जो बड़ा मैंडेटरी था वहाँ पे। और आफ्टर 10 मंथ एक मेरे पास लेटर मिलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स अकॉर्डिंग टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सो वी विल कैंसिल योर एडमिशन। तो वो क्षण मेरे लिए इतना स्ट्रेस वाला था कि मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, कि मैं ऑलरेडी 10 मंथ यहाँ पढ़ाई कर चुका था। बट मैंने उसको लेके कभी हार नहीं मानी, क्योंकि आई लव चैलेंजेस, और मैंने उस चैलेंज के लिए मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी गया। वहाँ मैंने वाइस चांसलर से मिला, बट उन्होंने सीधा बोला कि वी कैन नॉट चेंज द रूल्स फॉर सिंगल कैंडिडेट। देन आई विल अगेन थिंक एंड गो टू दिल्ली UGC. Then one of my friend is working the UGC as a joint secretary, so I will go and talk to joint secretary. Then joint secretary को मेरे फ्रेंड का एक ही कहना था कि जब इसका एडमिशन नहीं होना था, एलिजिबिलिटी अगर इसकी नहीं थी, तो आपको एडमिशन के टाइम पे जो काउंसलिंग होती है
उसमें यही तो होता है कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट चेक करो और अगर वो एलिजिबल है तो एडमिशन लें. बिल्कुल सर. Then chairman UGC Grant Commission has sent a letter to University, Calcutta University, that please resolve this matter in the next academic council or you pass extraordinary rules for this particular person. Then Calcutta University ने वो रूल चेंज किया मेरे लिए और मेरा फिर वहाँ पे एनरोलमेंट हुआ और मैंने अपनी एजुकेशन थी वो पूरी की थी. ये मेरा बड़ा दैट्स वंडरफुल जर्नी सर. बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं सर, और हम तो सर आपको पिछले कितने ही सालों से देख रहे हैं. आप हमारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट और भी हेल्थ प्रोफेशनल्स को इंस्पायर करते जा रहे हैं. तो सर आज आप जिस पोस्ट पर हैं वो पोस्ट आपको कैसे मिली? थोड़ा सर आप पुस्तक कैसे मोल्ड हुए, एकेडमिक्स में कैसे आए, थोड़ा सर आप ये भी हमें हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए. ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैंने 97 में एडमिशन लिया. 2001 में मैंने मेरी ऑक्यूपेशन थेरेपी कंप्लीट की. देन बैक टू राजस्थान. अब मैं राजस्थान में आता तो अपना इंट्रोडक्शन देता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, तो उसको लोग मिक्स कर देते हैं ऑक्यूपेंचर, ऑक्यूप्रेशर. देन आई गो बैक टू कैलकाटा एंड जॉइन ए NGO इन ओनली 2000 रुपीज़. बट मैंने सोचा कि मनी इज़ नॉट ए मैटर फॉर मी बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अगेन चैलेंज फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने वहाँ पर एक NGO ज्वाइन किया और उस NGO ने मुझे बहुत सिखाया. आज मैं जो भी हूँ उस NGO की वजह से. उन्होंने कैसे हाउ टू रजिस्टर्ड NGO, हाउ टू मैनेज, कैसे अपन सोसाइटी में काम करते हैं और रियल ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है, मैंने उस NGO में सीखा जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं जनरली. क्योंकि अब तो एज ऑन टूडे लॉट ऑफ चेंजेस इन द ऑक्यूपेशन थेरेपी, ट्रीटमेंट प्लान, रिहैब. बट दैट टाइम रियल OT कि हम लोग अगर सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं. तो ये मेरा वहाँ का चैलेंज था और धीरे धीरे मैं फिर वापस जयपुर आया था जून 2004 में. मैंने यहाँ पर जॉब्स की एक हॉस्पिटल में, धन्वंतरी हॉस्पिटल था. उन्होंने मुझे अच्छा, क्योंकि उसके जो ऑनर थे डॉक्टर RP सैनी, वो जानते थे कि OT क्या होता है. तो उन्होंने मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में रखा था हैंड रिहैबिलिटेशन के लिए. फिर मैंने वर्क किया. देन 2004 अक्टूबर में दिल्ली रोड पर एक कॉलेज है जयपुर डेंटल कॉलेज. उन्होंने राजस्थान में फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी कॉलेजेस की. तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया. और उनका जो इंटरव्यू था वो बेसिकली वो था कि अबाउट ऑक्यूपेशन थेरेपी. उनको मालूम था कि इनकी एजुकेशन पूछ के हम क्या करेंगे, क्योंकि मालूम है सब पढ़ के हैं तो बता देंगे, बट ऑक्यूपेशन थेरेपी को राजस्थान में कैसे स्प्रेड करना है. फिर राजस्थान में फर्स्ट जो परमिशन मिली थी फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशन थेरेपी की, वो जयपुर डेंटल कॉलेज के नाम से फेमस था, उनको मिली. देन वी विल स्टार्ट द लिटरेचर फॉर पब्लिक, फॉर स्टूडेंट्स. हम लोग स्कूल्स में जाते थे 10+2 के में, वहाँ उनको बताते ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है, इसके क्या जॉब्स हैं. उसके बाद में हमने जब एडमिशन्स किए तो फर्स्ट टाइम सीट्स 50% लगभग फुल हो गई थी, जहाँ कोई नहीं जानता था. उसके बाद में चलता रहा था. देन उसके बाद में फिर निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑक्यूपेशन थेरेपी कॉलेज आया. उसके साथ में महात्मा गांधी ऑक्यूपेशन थेरेपी कॉलेज स्टार्ट हुआ था. पर अनफॉर्चुनेटली वो 2 कॉलेज रेगुलर रन नहीं कर पाए. बट अगेन आई जॉइन महात्मा गांधी ऑक्यूपेशन थेरेपी कॉलेज इन 2013. देन वहाँ पर ये ऑक्यूपेशन थेरेपी कोर्स स्टार्ट किया. वहाँ पर भी अब बैचलर, मास्टर्स, PhD कोर्स रन हो रहे हैं. देन आई लेफ्ट द महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड जॉइन द विवेकानंद यूनिवर्सिटी. दिस इज ऑल्सो NAC A+ यूनिवर्सिटी. आई जॉइन देयर. देन अगेन स्टार्ट ऑक्यूपेशन थेरेपी. तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन थेरेपी में UG, PG, PhD कोर्सेज रनिंग है. एंड मैं एज ए डीन फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशन थेरेपी डिपार्टमेंट, आई ऑल्सो हैंडल द पैरामेडिकल, जो अभी अलाइड हेल्थ उसका नाम चेंज हो गया है. दिस इज माई जर्नी. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है. सो आप अपने सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस बताइए कि OT और PT में क्या है. फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट. तो हम इसको फिजियोथेरेपी से ऑक्यूपेशन थेरेपी को एक प्रोफेशनल तरीके से इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो होता है वो फोकस ऑन मूवमेंट एंड फंक्शनल एबिलिटीज़. उनका जो मेन एम होता है वो कैसे उसके मूवमेंट को लाया जाए, फंक्शन को इम्प्रूव किया जाए. देन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो मेन वर्क होता है वो होता है फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल एवरीडे एक्टिविटीज़, क्योंकि उन्होंने एक फंक्शन को लेके आगे. बट एक थेरेपिस्ट अगर प्रॉपर खाना नहीं खा सकता, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग नहीं कर सकता, कॉम्बिंग नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज वेरी
बिग चैलेंज फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि वो वॉक कर रहा है, चल रहा है, बट वो अगर खाना नहीं खा सकता, ये उसके लिए, उसकी फैमिली की बड़ा चैलेंज है। कॉमिंग नहीं कर सकता, ड्रेसिंग नहीं कर सकता, बाथिंग नहीं कर सकता। तो उस फोकस पे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट मोर वर्क करता है, जिससे उसकी डेली लाइफ हैम्पर ना हो। सो आपके हिसाब से डेली लाइफ में जो चैलेंजेस होता है उसी में ओटी काम करता है मेनली? यस, मेनली यस। देन सेकंड आता है, अपना पॉइंट आता है कि रिस्टोर मोबिलिटी, कि जो उसकी मोबिलिटी किसी वजह से, इंजरी की वजह से, पैरालिसिस की वजह से, उसकी वजह से अगर उसकी कोई मोबिलिटी हैम्पर हुई है तो उस पर वो मोबिलिटी को रिस्टोर करते हैं। बट वहीं अगर अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की, तो ऑक्यूपेशन थेरेपी रिस्टोर करता है और उस क्लाइंट को इंडिपेंडेंट करता है लाइफ में, कि उसको इंडिपेंडेंट कैसे होना है हर चीज़ के लिए। तो सर आप इंडिपेंडेंट में अगर हम आते हैं तो बात हम करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की। सर एडीएल भी एक कंपोनेंट है इंडिपेंडेंट होने का, तो सर आप एडीएल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एडीएल को डिस्क्राइब ऐसे करेंगे अपन कि अगर एक क्लाइंट अपने पास आता है, मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं और रेफरल भी आए हैं कि सर मूवमेंट मेरा हो गया बट मैं खाना नहीं खा सकता। अब पता लगा कि उसकी एल्बो फ्रैक्चर हुआ है, अब उसकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन फिक्स हो गई, जो अब उससे ज़्यादा उसका एल्बो फ्लेक्स नहीं हो सकता। तो हम वहाँ पर एकदम टिपिकल ओटी जिसको बोलते हैं, कि हम उसको एक एडेप्टिव स्पून बनाते हैं, उसकी हेल्प से वो खाना खाता है, जो उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ा उसकी हेल्प होती है, और वो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं इंडिपेंडेंट खाना खा सकता हूँ। तो एक एग्जांपल है, इस तरीके से ईडीएल पे अपन फोकस करते हैं। सेकंड में एक और एग्जांपल देता हूँ जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, कि स्ट्रोक होने के बाद मेल हो या फीमेल हो, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग में एक बड़ा चैलेंज आता है कि बटन कैसे बनाने, क्लोज करने, क्योंकि बटन बंद करने के लिए फाइन मूवमेंट चाहिए, और पता लगा कि उसका फाइन मूवमेंट नहीं आ सकता, ये अपन को मालूम चल जाता है थ्रू असेसमेंट। तो वहाँ अपन उनको वही फिर वापस मॉडिफिकेशंस करते हैं उसके गारमेंट्स में। जैसे कि मान लो उसको साड़ी पहननी है, उसको बेलक्रो से फिक्स करके, तो वो अपने ग्रॉस मोटर फंक्शन से भी उसको साड़ी को पहन सकते हैं। जेंट्स है तो वो शर्ट पहन सकता है, पैंट पहन सकता है। इस तरह के मॉडिफिकेशंस करना अंडर द पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। दैट्स वंडरफुल सर, दैट्स वंडरफुल। इसमें और भी है, जैसे पीटी और ओटी का जब आपने डिस्कस किया, तो एक इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ मूवमेंट एंड प्रमोटिंग हीलिंग। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या करता है, उसके जो इम्प्रूवमेंट होते हैं उसके क्लाइंट के मूवमेंट्स को, और उसको इम्प्रूव करता है। बट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्या करता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आज मैं एक ब्लेजर टाई पहन के बैठा हुआ हूँ, और अगर मान लो ये नहीं पहन सकता, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज हो गया ना, कि मेरा तो ये फिक्स है कि मुझे ऑफिस जाना है, यही ड्रेस पहन के जाना है। तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, तो वो थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड ऑल्सो रिस्टोर द मूवमेंट्स। सर मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट में ये डिफरेंस है, मोबिलिटी एक हो गया कि अपन ने यहाँ से मोबाइल होना, बेसिकली अपना क्लाइंट एक जगह से या पर्सन दूसरी जगह जाना। बट इंडिपेंडेंट होना कि उसको किसी मोबिलिटी सहारे से भी हो सकती है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकती है। इंडिपेंडेंट मतलब कि उसको खुद को इंडिपेंडेंट होना है, चाहे वो साथ में कुछ असिस्टिव डिवाइस लेके करे, तो उसको हम लोग बेसिकली वहाँ इंडिपेंडेंट पे फोकस ज़्यादा रहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी। सर एक आज सब हेल्थ प्रोफेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक सर एक बहुत बढ़िया टॉपिक स्पॉटलाइट में है, एनकैप। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनकैप क्या है और इसे क्यों बनाया गया, इसकी नीड क्या हुई सर कि गवर्नमेंट ने एनकैप बनाया? मैं एनकैप के लिए सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था 97 में, उससे पहले भी सुन रहे थे कि काउंसिल बनेगी। भारत सरकार कई बार फंड भी दे चुकी थी काउंसिल्स के लिए, तो कभी वो पैरामेडिकल, कभी फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल, कभी फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी, वो एक दर जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वैसे वो चलता रहा था इतने सालों से। बट प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा कि यदि इतने प्रोफेशंस हैं, इनका कुछ नहीं है, ये चलती आ रही हैं चीज़ें, तो इसके लिए उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। ये बना के इसको मार्च 2021 में इस एक्ट को लोकसभा और राज्यसभा से पास करके एक्ट बना दिया। अगर अपन इसको जनरल भाषा में बोलें तो एक बच्चा पैदा होके और वो लावारिस हो जाता है ना, उसका कोई रखवाला नहीं होता है, तो उसको क्या होता है, हर कोई कह देता है इधर निकल लो, इधर हट जाओ, इधर जाओ, किस लिए आए हो। वैसा ही हाल इन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस का था, और आज उनके सामने एक
माता पिता का सहारा मिल गया, हाथ मिल गया, अब उसको कोई कुछ नहीं बोलता। उसकी आइडेंटिटी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना, है ना, उसका क्या एक आइडेंटिटी है अपने प्रोफेशन हेल्थ केयर के अंदर, वो सब नेशनल कमीशन से बनी है, जिसको एनसीएचई बोलते हैं। और इसके जो रूल्स हैं, क्योंकि एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद में रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि रूल्स के अंदर क्या क्या होंगे, उसको कैसे किया जाएगा, तो उसके भी रूल्स 2021 में आ गए थे। सर जो इनकैप बना है तो हमारे ओटी प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके Occupational therapy। अंदर चेंजेस बहुत सारे हैं डेफिनेटली, जो अभी प्रोफेशनल्स को मालूम भी चल गया आने के बाद में। और एनकैप के अंदर अराउंड 57 कोर्सेज हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, नॉट ए कोर्स, प्रोफेशंस। उन प्रोफेशंस को भी वहाँ उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि जो मिलते जुलते प्रोफेशंस हैं उनके कुछ कुछ अम्ब्रेलाज उन्होंने बनाए हैं। उन सारे अम्ब्रेलाज को 57 को मिला करके उन्होंने उनकी 10 इंडिपेंडेंट काउंसिल्स बना दी, क्योंकि अब 57 हो गई तो कौन देखेगा, तो उसमें 10 काउंसिल्स उन्होंने इंडिपेंडेंट बना दी, जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल्स भी है, उसके अंदर उनका इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है, मेंबर्स हैं। देन अब ये काउंसिल का फंक्शन रहेगा कैसे करना है। तो इसके अंदर जो एनकैप आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आ रहे हैं, अभी देखने को मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, इंडिपेंडेंट ओपीडी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, एंड जो सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो हुआ है प्रीफिक्स डॉक्टर का, कि आप यू कैन यूज प्रीफिक्स डॉक्टर, सफिक्स ओटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सम प्रोफेशनल्स आर ओनली यूज डॉक्टर्स, मतलब कौन है डॉक्टर, बट वी आर ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो वी विल यूज प्रीफिक्स विद डॉक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जिसको भारत सरकार ने बना के नियम कानून जो हमको दिए। सर बहुत अच्छे से आपने बताया। सर इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एकेडमिक्स में ऑक्यूपेशन थेरेपी में सर क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर एनकैप? इस बहुत बड़े चेंजेज हैं। जैसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज चल रहे थे हिंदुस्तान में, पता चलता कहीं पे एक ओटी है, दो ओटी है, 2 रूम के अंदर कॉलेज चल रहा है, कोई क्लिनिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई बुक्स नहीं है। वो नहीं होने का कारण ये भी था कि कोई मापदंड नहीं है। तो मापदंड नहीं है तो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं कम खर्च करके मैक्सिमम कैसे कमाऊँ। बट अब कमीशन आने के बाद में अगर अपन देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें 31,000 स्क्वायर फीट एरिया एक कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो कॉलेज कितना करेगा एक डिफरेंट है, बट काउंसिल जो होती है वो मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करती है, जिसमें 35,000 कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फैकल्टी। फैकल्टी के अंदर उन्होंने ग्रेड्स कर दी हैं कि इतने प्रोफेसर होंगे, इतने एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे एंड ट्यूटर्स होंगे, अकॉर्डिंग टू सीट्स। जो उन्होंने सीट्स का मापदंड रखा है 30 सीट, 60 सीट और 100 सीट, ये रखा है। प्लस बुक्स, बुक्स के अंदर उन्होंने 300 बुक्स मिनिमम होनी चाहिए, जर्नल्स होनी चाहिए, क्योंकि यार रिसर्च का टाइम है, विदाउट जर्नल्स के रिसर्च नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो चेंजेज आएंगे, अगर आज हम बात करते हैं फैकल्टी की अकॉर्डिंग टू एनसीएचपी, तो आधे को हिंदुस्तान में आई थिंक मोर देन 70 कॉलेजेस होंगे, 70 प्रोफेसर्स नहीं होंगे। आप सोचिए डिमांड जो देखिए आप, सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस कितना आएगा, कि इतने प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, जो वैसे भी आज की डेट में ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत हाई डिमांड पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल। बट एकेडमिक्स में बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस आएंगे जो शायद लोग सोच नहीं रहे होंगे। सर इंटर्नशिप के जो नॉर्म्स में क्या कुछ चेंजेस हुआ है थ्रू एनकैप? यस, इंटर्नशिप जो पहले थी वो 6 मंथ की थी, अभी वो 6 मंथ को बढ़ा के 1 साल कर दिया, क्योंकि अभी प्रोफेशनल कोर्स हो गया, तो उसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। उस इंटर्नशिप का भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि सीएससी पीएससी लेवल तक भी ये इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि एक बार डिस्कशन चल रहा था तो वहाँ पे बोले सीएससी पीएससी में ओटी का क्या काम है। बट भारत सरकार जो अर्ली इंटरवेंशन जो स्कीम ला रही है, वो ला रही है कि हम एक इनिशियल स्टेज पे अगर डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमारा देश कितना यंग होगा और उसको डिसेबिलिटी नहीं होगी आगे चल के। एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो एक डिसेबल्ड होने के बाद में लाइबिलिटी बन जाती है ना पेरेंट्स पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए तो ओटी सीएससी पीएससी लेवल पे ही रोल स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का बर्थ होते इमीडिएट ओटी का रोल स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से ही इसको सीएससी पीएससी में इसकी होगी इंटर्नशिप होगी। हॉस्पिटल्स में प्रॉपर आईसीयू, एनआईसीयू, डिफरेंट स्पेसिटीज़ में इसकी इंटर्नशिप होगी। देन इसके अंदर जो अभी एक और उन्होंने इंक्लूड किया है कि स्टाइपेंड, कि अब इसको काउंसिल डिसाइड करेगी कि ओटी इंटर्न्स के कितना स्टाइपेंड मंथली मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज।
चेंजेज हैं। तो मेरा भी आपसे ये क्वेश्चन है कि ग्राउंड लेवल पे इनकैप की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कितना चेंजेस हुआ है? काफ़ी चेंजेज हुआ है उसके अंदर, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था ना हाँ कि जी। पहले कॉलेजेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं थे, मापदंड नहीं थे, जिसका मन किया कॉलेज खोल लिया, कोई सुविधाएं जिनके पास नहीं है। बट एनकैप आने के बाद ग्राउंड लेवल से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ग्राउंड लेवल का मतलब हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। की बिल्डिंग 31,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए कंस्ट्रक्टेड, तो ही वो कॉलेज को रन कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज है। प्रॉपर बुक्स जो हैं वो बेसिक साइंस कोर अपना ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, देन कोर सब जो बेसिक साइंसेज हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफार्मा, माइक्रो न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, वो सारी बुक्स भी अब उनको परचेज करनी पड़ेंगी, जो एनकैप ने बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया है हर कोर्स के बाद में रेफरेंस ऑफ बुक्स के अंदर। तो ये सारे चेंजेज होंगे, बच्चों को अच्छी बुक्स मिलेगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, रिसर्च करने को मिलेगा, क्योंकि जनरल्स भी उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। तो ये सारे जो चेंजेज हैं ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छे चेंजेस किए हुए हैं। ओके सर। सर एक मेरे मन में क्वेश्चन था, और काफ़ी सर मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से टच में रहते हैं और हम बात करते हैं सर, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा एनकैप, और क्या इसके फ्यूचर हैं सर? कौन से मंथ में या कौन से ईयर में हम इम्प्लीमेंट करने इसको जा रहे हैं, ऐसा कुछ है सर अभी? हाँ, यस, एनकैप ने बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन निकाल दी हैं कि जो ईयर एकेडमिक ईयर 26-27 में जो एडमिशन्स होंगे वो पहले एनकैप से कॉलेज अप्रूव्ड होंगे। वो एनकैप की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनके फाइल सबमिट होंगी कमीशन के अंदर। देन कमीशन विल कंडक्ट द इंस्पेक्शंस ऑफ द कॉलेजेस। देन कमेटी, उसके अंदर बोर्ड है एक एकेडमिक्स का, यूजी पीजी का, उसके मेंबर हैं, वो मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि दिस इंस्टीट्यूशन इज एलिजिबल फॉर अकॉर्डिंग टू एनकैप गाइडलाइन। देन वहाँ से उनको परमिशन मिलेगी, परमिशन मिलने के बाद में ही उसमें एडमिशन होंगे। तो एनकैप क्लियर कट डायरेक्शन दे चुका है सारी स्टेट काउंसिल को कि एकेडमिक ईयर 26-27 से एडमिशन होंगे, वो विदाउट एनकैप परमिशन के नहीं हो सकते। ओके सर, काफ़ी आपने डीपली बताया अबाउट एनकैप। सर एक जो जनरल क्वेश्चन सबका आता है सर, मैं सबके बिहाफ पे आपको ये बोलना चाहूँगा कि सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या डिफरेंसेस आएंगे आफ्टर एनकैप फॉर एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट? सर हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में, वैसे तो इंडिया में अगर आज की डेट में देखते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत डिमांड है। मैं आए दिन सोशल मीडिया देखता हूँ, मेरे मेल पे भी देखता रहता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आते रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं इन्वॉल्व हूँ। आप सोचिए कि मैं 2001 की बात कर रहा था कि मैंने 2000 में जॉब स्टार्ट की और वो मुझे लगा कि अच्छा जॉब मिल रहा है मुझे। बट आज की डेट में अगर अपन क्लिनिकल की बात करते हैं तो 50-60,000 एवरेज में सैलरीज का देख रहा हूँ। उसके बाद भी जो स्टेक होल्डर्स है वो कहते हैं हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं मिल रहे हैं, ये सैलरी और कहाँ जाएगी। तो ये कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। और एनकैप आने के बाद तो गाइडलाइंस और बन गई कि आप क्लिनिकल, जैसे गवर्नमेंट में अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो सिंपल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। किसी किसी स्टेट में कैडर्स बन चुके हैं, बट वहाँ पे भी एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट से लेके और एडिशनल डायरेक्टर जनरल तक एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनेंगे, उसके अपने कैडर्स होंगे और उस कैडर के अंदर सर्विस रूल्स होंगे, पे ग्रेड डिसाइड होगी। वो सारे चेंजेज हैं वो अब आने वाले हैं, क्योंकि एनकैप ने गाइडलाइन दे दी है, स्टेट को फॉरवर्ड कर दिए। अब स्टेट को ये मैंडेटरी है कि इस गाइडलाइन को एडॉप्ट करना ही है, देर सवेर। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखती है कि हम लोग ये देंगे, तो लेकिन एंड ऑफ द डे उनको वो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लिनिकल में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं ऑलरेडी और अच्छे आएंगे। एकेडमिक्स में मैं अगर क्लिनिकल की और बात करते हैं तो अपन एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन 2 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैंडेटरी इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस। बट मैं जनरली डिस्कस करता हूँ मेडिकल कॉलेज वालों से, देखता हूँ कि यार आपके यहाँ कितने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, कि सर एक भी नहीं है। मैंने क्यों बोला, मिलते ही नहीं है। लेकिन एनसीएचपी और एनएमसी ने उसको बहुत सीरियस नहीं लिया, क्योंकि है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन अब न्यू रूल्स जो आए एनएमसी के, उसमें मैंडेटरी कर दिया है कि 2 ओटी लेने ही हैं, वो ओटी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो बाकी की और फैकल्टीज़ है, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। एनकैप ने और ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट कर दिया कि अब मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज हिंदुस्तान में देखो कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर उसमें 2 ओटी अगर लेंगे तो इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि शायद कोई सोच नहीं सकता कि
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में कितना बड़ा चेंजेस आएगा। ये सर बहुत अच्छा सर, जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे उन तक ये बात जरूर जाएगी कि ऑक्यूपेशन थेरेपी में कितने अच्छे चेंजेस अभी हो रहे हैं। सर आपने बात की क्लिनिशियंस की, तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी के साथ एक वर्ड जुड़ता है दैट इज माल प्रैक्टिस। जो हम इसको आम भाषा में कहें तो गलत प्रैक्टिस हो रही है, या जो रॉन्ग लोग जो हैं, जो एलिजिबल नहीं है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऐसा कुछ है सर एनकैप में कि हम माल प्रैक्टिस कैसे रोक सकते हैं फॉर क्लिनिशियंस? हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत अच्छी गाइडलाइन उन्होंने दी है। एक तो सीधा उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि कोई भी कोर्स 3600 आवर से कम होगा तो दे कैन नॉट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सर्टिफिकेट स्टार्ट कर देती हैं, डिप्लोमा कर देती हैं और चल भी रहे होंगे, बट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैन नॉट डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। एनसीएचपी क्लियर मेंशन कि मिनिमम 3600 आवर्स होंगे, वही डिग्री होल्डर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली हिंदुस्तान में वेल प्रैक्टिसेस बहुत होती हैं, लोग रूरल में देख लो या अर्बन में देख लो, तो लेकिन ये पहली कमीशन है, कमीशन काउंसिल कि जिसके रूल्स बहुत टफ हैं। जैसे मैंने कुछ के रूल्स पढ़े थे, उसमें फाइनेंशियली बहुत मिनिमम पेनल्टीज़ हैं, बहुत मिनिमम, वो एक बहुत ड्रास्टिकल, अगर कोई इतना मीडिया में हाइप हो जाता है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ एक्शन लिया जाता है। बट एनकैप ने स्टार्टिंग पेनल्टी ही 50,000 से की है, 50,000, 1 लाख, 2,000, और फिर भी नहीं मानता तो उसको जेल में बंद कर दो। उसको क्वैकरी को रोकने के लिए एनकैप ने एक क्लिनिकल बोर्ड बना दिया है कमीशन के अंदर। उनका काम है कि प्रोफेशनल्स की डिग्रियां चेक करनी है, उनके रजिस्ट्रेशंस करने हैं, उनको प्रैक्टिस का राइट देंगे, देन जो क्वैक्स हैं उनको बंद करना है, रोकना है, और उनको जितना पेनल्टी का प्रावधान है वो पेनल्टीज के थ्रू उनको पेनलाइज किया जाएगा। ओके सर, ये बहुत अच्छा है, बिकॉज सर ये अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब क्लिनिक पे जाते हैं तो मेल प्रैक्टिस का सामना हमारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को करना पड़ता है सर। फिर उससे थोड़ा सा हमारा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है और हम हमारे ही फील्ड में डिग्रेड से हो जाते हैं। तो सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऐसे हम मेल प्रैक्टिस को रोक सकते हैं। इसमें मैं एक एड ऑन करूँगा आपके जी इस क्वेश्चन में कि उसके लिए हमको भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। जो क्वैक्स हैं, हमको थोड़ा सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा। सोसाइटी के क्लब्स होते हैं, कुछ सोसाइटी के अपने अपने कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनमें ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो रियल वर्क है और हु इज़ द ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई कुछ बन जाता है आजकल, बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। तो अपन को समाज को भी साथ में अपडेट करना पड़ेगा कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, और आप जब भी क्लिनिक में आप दिखाने जाएं तो वहाँ कम से कम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर देखें कि जो एनकैप ने क्लियर कट मेंशन किया है कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट जो भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे उसका सर्टिफिकेट वेटिंग एरिया उसके ऑफिस में डिस्प्ले होना चाहिए। तो पेरेंट्स उसको ज़रूर देखें। तो हमें भी पेरेंट्स को अवेयर करना हमारा एक दायित्व बनता है इसमें। सर एनकैप में बहुत जगह पे इसको का वो टर्म्स जो यूज हुआ है, इसको का मतलब क्या है इसका? इसको है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन से। ये जो ऑक्यूपेशन एक अपने आप में डिफाइन है वर्ड ऑक्यूपेशन, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, तो उस ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग उनको कोड दिए गए हैं। क्योंकि क्या होता है, हमने एक कोर्स किया, उसकी एलिजिबिलिटी कौन तय करेगा कि क्या आपका एक स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए वहाँ पर एक एजेंसी है, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एनजीओ होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो वहाँ डिफाइन करते हैं। ये वहीं से तो स्टार्ट हुआ है डॉक्टर वर्ड करना, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। तो वहाँ पर हमको इसका एक कोड मिला हुआ है 2269। तो ये जब कोड मिल गया हमको, अभी इंटरनेशनली ये कोड रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे ही 2269 होगा मीन्स ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। तो इसके अंदर और इसमें ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि कौन सा ऑक्यूपेशन है क्या। अब हिंदुस्तान की अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी मर्जी से लगभग कुछ भी काम स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर अपन इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं
तो अगर अपन कॉबलर की बात करते हैं ना, तो उसको भी सर्टिफिकेशन लेना होता है, उसका भी क्लासीफाइड है, उसको भी कॉर्ड दिया गया है, अदरवाइज उसके पास नहीं है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं कर सकता है। तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सारे कॉर्ड मिले हुए हैं। मतलब ये एक टाइप ऑफ एविडेंस है। एविडेंस हाँ। एविडेंस बोल सकते हैं, और एलिजिबिलिटी। अब क्या होता है, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ के जाते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, वहाँ की एजेंसी हमको लेटर भेजती है कि आपके यहाँ पे ये कोर्स किया है बच्चे ने, क्या ये किस लेवल का है, आप इसको सर्टिफाई कीजिए। कभी वो गवर्नमेंट से पूछते हैं, कभी इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं, कभी थर्ड पार्टी से भी वो वेरीफाई करवाते हैं। तो अब ये समस्या नहीं आएंगी आगे चल के, अब ये सारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। ओके सर, बीइंग एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा मोमेंट था कि आपको उस टाइम ये लगा कि यस आई एम प्राउड टू बी एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। सर हमारे और जो यंग ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं उनको ये काफ़ी इंस्पायर करेगा, अगर आप कोई ऐसा मोमेंट बताएं जो आपको उस टाइम प्राउड फील हुआ हो। मेरी 25 ईयर्स के कैरियर में ऐसे बहुत सारे प्राउड मोमेंट आए कि आई एम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट प्राउडली। बिल्कुल सर, हम तो ये सर मैं तो आपसे इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ और सर आपको हम इतने साल से काम करते हुए देख रहे हैं सर, आपसे ही हम इंस्पायर हुए हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लेकिन सर मैं चाहूँगा कि एक मोमेंट आप ऐसा बताएं। मैं एक मोमेंट ऐसा बताता हूँ कि स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट्स रिहैब मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट। डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग वेरी वेल इन द स्पोर्ट्स रिहैब, नो डाउट, नेशनली इंटरनेशनली। बट आई हैव वर्क इन ए प्रोजेक्ट आई किए फ्रॉम नीदरलैंड। उसके अंदर क्या आप आईडी बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी सिखा सकते हैं? नहीं सर। बट वहाँ पर हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि स्पोर्ट्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप की जाएं। तो वहाँ आईके फाउंडेशन ने एक हेल्प की थी, एक प्रोजेक्ट चलाया था। उसके अंदर बच्चे को, जैसे आज एक ग्रुप एक्टिविटी चलाते हैं, बच्चा रिंग के अंदर से जा रहा है, जंप कर रहा है, नंबर पे जंप कर रहा है, हम उसको रैंडमली नंबर बोलते हैं 1 2 3 4। तो ये जो स्किल्स हैं सारी प्री स्किल्स बिलो 8 ईयर्स जहाँ डेवलप की जाती हैं, जिसके अंदर बच्चे के अंदर कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी डेवलप होती हैं। तो उस पर मैंने वर्क किया और वो छपा था नीदरलैंड की जनरल के अंदर। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि आई एम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट फ्रॉम इंडिया, आई एम ए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, जो वहाँ पर अब उसको यूज किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जस्ट कोविड से पहले मैं एक बच्चे को ट्रीटमेंट भी किया था। ट्रीटमेंट मीन्स की थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। और मैंने उसको उस काबिल बनाया कि ये मेरा था जुनून कि क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे जाया जाए। मैं उस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया था सिंगापुर हमने डिबेट किया था वहाँ पर पूरी एशियन कंट्रीज़ के साथ में, और एशियन कंट्रीज से डिबेट किया। उस बच्चे ने वो परफॉर्म की कि बहुत एक्सीलेंट, और उस बच्चे हमको हिंदुस्तान को वहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया था। और वो फर्स्ट कैटेगरी में रखने का ये बेनिफिट हुआ, मुझे जो इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक है उसने अवार्ड दिया था दिल्ली के अंदर। जो एशिया पैसिफिक के जो चेयरमैन थे वो आए थे, वर्ल्ड फेडरेशन के जो आए थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था इसको। देन उस बच्चे को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिए फाइनेंशियली और बाकी रिकॉग्निशन दिए हैं। और अभी वो बच्चा भी रिसेंटली पढ़ाई कर रहा है, उससे 10+2 में, और होपफुली हम ऊपर वाले से प्रे करते हैं उसको जल्दी नौकरी भी मिले अच्छी, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया है। तो मुझे बड़ा फील प्राउड हुआ कि मैंने एक बच्चे को प्रमोट किया एंड एज ए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, और मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे गया जहाँ मैंने हिंदुस्तान का भी नाम किया था। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक मोमेंट। वी ऑल्सो फील प्राउड सर कि हम आप जैसे सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपका हम पे हाथ है सर। बीइंग एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, मैं तो हमेशा से सर आपको एडमायर करता रहूं और आपने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी कर रहे हैं। सर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य आज का यही था कि हम आप सब तक एनकैप क्या है वो पहुंचाएं, ऑक्यूपेशन थेरेपी को हम कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है। ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था हमारे चैनल द हेल्थ स्फीयर के थ्रू। हमने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है, ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या स्कोप है और एनकैप क्या है। हमारे स्पेशल गेस्ट आज के थे प्रोफेसर डॉक्टर SK मीना सर, जो अभी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में डीन की पोस्ट पर हैं, डीन फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी।
इसमें डीन की पोस्ट पर हैं और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से ये एक्सप्लेन करके बताया कि ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या स्कोप है और एनकैप कैसे काम करता है ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से और आपने आज इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर अंचल। मैं मेरे दिमाग में आया जब आपने एक वर्ड यूज़ किया सीनियर। सीनियर की जिम्मेदारी होती है जूनियर्स की केयर करना। ये जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो सोशल लाइफ में देखें, एकेडमिक में या प्रोफेशनल में, और सीनियर हमेशा जूनियर्स के लिए रास्ते बनाते हैं। जूनियर सीनियर्स के रास्ते पे चलते हैं कि हमारा सीनियर कैसा काम कर रहा है, हम उसको फॉलो करें। तो सीनियर का दायित्व बनता है कि उनको केयर करना प्लस उनके लिए स्कोप्स बनाना, फील्ड को प्रमोट करना मार्केट के अंदर। तो ये मैं सोचता हूँ कि सभी सीनियर इस तरह का काम करें तो शायद बहुत सारा चेंजेस। बिल्कुल सर, हम मिलके सब काम करेंगे सर और मिलके ऑक्यूपेशन थेरेपी को आगे बढ़ाएंगे सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक